नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में खबरों का रुख करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। तो बड़ी खबर यह आ रही है, कोर्ट ने 4 फरवरी तक बढ़ाई है सुनवाई की तारीख। दीवानी न्यायालय में चल रहा है पूरा मामला। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कोर्ट ने 4 फरवरी तक सुनवाई की तारीख बढ़ाई है। विवादित दीवानी न्यायालय में मामला चल रहा है और इसकी सुनवाई 4 फरवरी को होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान का यह पूरा मामला है। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है और अब मामले को स्थगित रखा गया है। 4 फरवरी तक बढ़ाई गई है सुनवाई की तारीख। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने कई मरहले के लिए लिस्ट जारी कर दी है। अब बीजेपी 5वें, 6वें और 7वें चरण की लिस्ट जारी करने के लिए मंथन कर रही है। दिल्ली में बीजेपी की आज अहम बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। कोर ग्रुप की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। तो दिल्ली में जो बैठक चल रही है, बीजेपी की कोर ग्रुप की अहम बैठक चल रही है और यह बैठक 25 जनवरी तक चलती रहेगी और इसमें उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रही है। और साथ में यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो दिग्गज नेता है, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, चाहे स्वतंत्र देव सिंह की बात की जाए या फिर दोनों डिप्टी सीएम की बात की जाए, हर कोई इस बैठक में सम्मिलित हो रहा है। इस पर शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़े हैं, इस पर से जानकारी देंगे कि आखिर जो कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, बैठक में क्या कुछ खास होने जा रहा है और प्रत्याशियों को लेकर मंथन भी चल रहा है। तो कब ये सूची आ सकती है बीजेपी की, इस पर? देखिए, बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक जो है फिलहाल सुबह 11:30 बजे से चलती हुई नजर आ रही है। इसमें तमाम बड़े नेता जो है शिरकत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। किस तरीके से 5वें, 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों को लेकर जो है सूची तैयार की जा सकती है, इसको लेकर मंथन जो है फिलहाल यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम मोहर जो है कल होने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है लगती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले क्या कुछ समीकरण साधते हुए जो उम्मीदवारों का चयन है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उसी को लेकर आज ये बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जो है चलती हुई नजर आ रही है। कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से देर शाम 7 बजे के आसपास वो बैठक शुरू हुई थी और रात को 12:30 बजे तक बैठक चलती हुई नजर आई थी। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर बैठक के अंदर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अलग अलग जो सर्वे है खुद के विधायकों के संदर्भ में वो आज जो है कराया था पिछले दिनों और उसी के आधार पर जो मंथन है टिकटों के बंटवारे को लेकर वो फिलहाल जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कितने प्रतिशत जो विधायकों की टिकट यहां पर कटती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने देखा कि अब तक 3 सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है जारी हुई है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में और उसमें जो विधायकों की टिकट है वो भी कटती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात रहेगी कि किस किस समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने जो उम्मीदवारों का चयन है वो करती है। क्षेत्रीय समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, विनेबिलिटी फैक्टर वहां पर होता है और एक अहम बात की लखनऊ में किस तरीके से टिकटों का बंटवारा होता हुआ नजर आएगा, ये भी इस बैठक में जो है चर्चा होती हुई नजर आ रही है। और लखनऊ कैंट की सीट पर विशेष तौर पर अगर हम ध्यान दें, रीटा बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए वहां पर टिकट चाह रही है, दूसरी तरफ अपर्णा यादव वहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई है। तो इन तमाम जो मुद्दे हैं उनके इर्द गिर्द जो है आज की ये बैठक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में चल रही है। बिल्कुल, इस पर ये भी खास हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि परिवार के केवल एक सदस्य को ही टिकट दी जाएगी, लेकिन परिवार के और सदस्यों की टिकट की मांग भी चल रही है, जिसकी वजह से मंथन और ज्यादा गंभीर और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीति की हवा तेज हो चली है। इसी कड़ी में संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने कांग्रेस और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम सबने देखा है कि कल क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और पाकिस्तान
पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वहीं इस दौरान संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा, वहीं सपा नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पात्रा आगे कहते हैं कि अखिलेश को पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे जिन्ना से प्रेम हो वो पाकिस्तान से प्रेम को कैसे इंकार कर सकता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने कसाब को स्टार प्रचारक बना दिया। याकूब मेमन अगर जिंदा होता तो अखिलेश उसे भी टिकट दे देते। भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन नहीं? भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। हो रहा है तुष्टीकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं, मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा। क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैंने क्यों? तो सब गुंडई बदमाश है, तभी ना घोषित कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए हैं कि नहीं पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश। वहीं बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। सरकार भले ही गुंडों को हटाने का दावा करती हो, लेकिन गोरखपुर में अभी भी गुंडा राज ही चल रहा है। लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ वो काफी निराशाजनक रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा लखीमपुर की घटना में शामिल था, लेकिन जो कार्रवाई हुई वो संतोषजनक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार एनकाउंटर के नाम पर लोगों का शोषण कर रही है। जहां प्रदेश के लोग, बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। और मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा शोषण किसानों का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के ठीक उल्टा किया, सबका साथ और सबका विनाश। गरीबों को, किसानों को हर स्तर पर आर्थिक सहायता देकर के उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है, तो स्वाभाविक रूप से आज वक्त आ गया है। आइए हम सब मिलकर के श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में
समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़े और जुल्म जाति अत्याचार शोषण की पर्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंक करके एक नया इतिहास लिखने का काम। रात रात दिन जगने के बावजूद भी अपनी फसल नहीं बचा पाता। 100 200 छुट्टा जानवर एक साथ आते हैं, पूरी की पूरी फसल चढ़ कर जाते हैं और झूठा मरहम लगाते हैं 5 किलो अनाज का, 10 किलो अनाज का, 6,000 रुपए सालाना का। क्या यही किसानों की हैसियत भाजपा सरकार में आती है? हमारे भारतीय किसान की कीमत 6,000 रुपए। ऐसी नैतिकता खो चुकी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी, सपा और बसपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि इस लिस्ट में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित 30 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव 10 फरवरी को होंगे और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी सूबे में शुरू हो चुकी है। स्टार प्रचारकों का लिस्ट आज कांग्रेस ने जारी किया, जिसमें से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस के कई दिग्गजों को मैदान पर उतारने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, इनको भी चुनावी प्रचार के लिए मैदान पर उतरना होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीट पर प्रत्याशी उतारने की प्रक्रिया में सूची जारी कर चुकी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के काम पर लगातार उंगली उठाती रहती हैं। बीते लोकसभा चुनाव के बाद से इंटरनेट मीडिया के साथ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर बेहद सक्रिय मायावती ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ सरकार को आईना दिखाने के साथ अपनी सरकार के कामकाज का बखान भी किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव और जान माल, मजहब की असुरक्षा अर्थात यूपी की बदतर कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ती ही जा रही है एवं लोगों के कुंठा पैदा कर रही है तथा समाज और प्रदेश पिछड़ रहा है। अति दुखद है, यूपी में बीएसपी की रही सरकार में लगभग 2.5 लाख गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं युक्त आवास उपलब्ध कराया और करीब 15 से 20 लाख मकान की तैयारी भी चल रही थी, किंतु सरकार बदलने के कारण ये कार्य अधूरा रह गया, जिसे ही भाजपा भुनाने का प्रयास कर रही है। इन्होंने अपना क्या किया, इस तरीके का ट्वीट मायावती ने किया है। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में कहा कि मोदी योगी यूपी के MY फैक्टर है, जो राज्य और लोगों की सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन की गारंटी है। इसी MY फैक्टर ने उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण के सियासी छल को समावेशी विकास के राष्ट्रवादी बल से ध्वस्त किया है, जिसमें V3 ब्रदरहुड यानी कि वलबाई, बाहुबली और बेईमानी परेशान है। आपको बता दें कि नकवी ने रामपुर के शंकरपुर और दनियापुर गांव में चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में पार्टी पन्ना प्रमुखों, बूथ प्रमुखों, किसानों और ग्रामवासियों से मुलाकात कर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज दंगे और दबंगों से मुक्त, सुरक्षा, सुशासन से युक्त है। फैक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों की समृद्धि, सुरक्षा और सुशासन का प्रतीक है और ये MY फैक्टर मोदी और योगी का है। M से मोदी और Y से योगी। और इस MY फैक्टर ने अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में 3B ब्रदरहुड, बेईमानों, बाहुबलियों और बलवाइयों का बंटाधार किया है और उत्तर प्रदेश के लोगों को शांति के साथ, सुकून के साथ और समृद्धि के रास्ते पे खड़ा किया है। और यही आज जो है वो उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और लोगों में जो विकास और विश्वास और सुरक्षा और सुशासन का माहौल है वो और मजबूत होगा। बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी अब लगातार चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है और आज शाम कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। 17 बची सीटों पर आज कांग्रेस का मंथन होगा, तो लगातार सत्ता का संग्राम चल रहा है। हरीश रावत, हरक सिंह रावत
को सीट को लेकर मंथन चल रहा है। रामनगर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं हरीश रावत, ये भी जानकारी आ रही है। वहीं कांग्रेस आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, ये भी जानकारी है। और ये जानकारी भी सामने आ रही है कि दिल्ली में बैठक चल रही है और 5 बजे के बाद कुछ सीटों को लेकर ऐलान हो सकता है। स्पर्श हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, कांग्रेस की भी अहम बैठक चल रही है और जो बचे हुए 11 प्रत्याशी हैं उनका भी ऐलान आज हो सकता है, ये जानकारी आ रही है। स्पर्श, तो बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, ये जानकारी सामने आ रही है। और आज शाम कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। 5 बजे का समय दिया हुआ था। 17 बची सीटों पर आज कांग्रेस का ये मंथन चल रहा है। इससे पहले 53 सीटों के उम्मीदवार कांग्रेस उतार चुकी है। अब 17 उम्मीदवारों के नाम अभी बाकी है, तो आज दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। इसको देखते हुए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की यह मंथन जारी है और प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मुहर लगने की उम्मीद आज जताई जा रही है। शाम 5 बजे से मीटिंग होगी, बैठक होगी और इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि पूर्व सीएम रहे हरीश रावत और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस आए हुए हरक सिंह रावत के नाम पर अभी सस्पेंस बरकरार है। अब किस विधानसभा सीट से दी जाएगी इनको, ये अभी देखने वाली बात होगी। तो शाम 5 बजे कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में अहम बैठक होगी। हालांकि इस बैठक में जो बचे हुए प्रत्याशी हैं वो दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले 53 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं, जो कि लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो ये नाम है तो 53 पहली सूची में जारी हो गए, तो इसके बाद जो बचे हुए हैं उन पर भी मंथन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक चल रही है। बैठक होगी 5 बजे से। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। स्पर्श, कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक होनी है, शाम 5 बजे का समय दिया गया है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो बचे हुए 17 प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान भी हो जाएगा। और देखिए, बिल्कुल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ ही देर बाद जो है ये शुरू होती हुई नजर आएगी और उसमें अगर हम बात करें तो तमाम जो कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान के नेता है वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के माफ कीजिएगा उत्तराखंड के जो तमाम नेता हैं, जिसमें देवेंद्र यादव की बात की जाए, हरीश रावत की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हमने देखा कि उत्तराखंड को लेकर किस तरह की जो असमंजस की स्थिति है वो कांग्रेस के अंदर खाने बनी हुई नजर आई। हालांकि एक लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से अभी तक उत्तराखंड के संदर्भ में जारी कर दी गई है, लेकिन अभी कई बड़े चेहरे जो है वो कहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे उसको लेकर अभी भी असमंजस जो है बना हुआ नजर आ रहा है। 17 सीटें अभी तक बची हुई हैं, जिसमें हरक सिंह रावत को टिकट मिलती है या फिर हरक सिंह रावत की बहू को टिकट मिलता हुआ नजर आता है। हरीश रावत की बात करें, उनको किस तरीके से जो है पार्टी जो है इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद ये जब बैठक चालू होगी 5 बजे, तो उसमें ये देखने वाली बात रहेगी कि अब जो बड़े चेहरे रह गए हैं पार्टी के, उनको किस तरीके से जो कांग्रेस है वो अपना जो इस्तेमाल है या फिर उनको कहां से टिकट जो है देती हुई नजर आती है। लेकिन इस पर ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी अपने सीएम पद के उम्मीदवार की भी घोषणा आज कर सकती है। और देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस किस तरीके से जो सीएम पद के उम्मीदवार के ऐलान को लेकर अनाउंसमेंट करती है या नहीं करती है, ये जो है अलग विषय कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस के अभी तक तमाम बयानों की अगर हम बात करते हैं तो ये निकलकर सामने आ रहा है कि कलेक्टिव जो लीडरशिप है उसको किस तरीके से जो है साथ लेकर जो उत्तराखंड का चुनाव है वो लड़ा जाए। निश्चित तौर पर वहां पर जो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं हरीश रावत जो है वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या फुल फ्लैज तरीके से कांग्रेस जो है उनका नाम लेती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के प्राप्त जानकारी है उसके मुताबिक जो कलेक्टिव
कंजर्वेटिव लीडरशिप है उसमें जो है कांग्रेस उत्तराखंड का चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। चलिए, इस पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कांग्रेस की अहम बैठक होगी और इसके बाद जो बचे हुए प्रत्याशी उनके नाम पर मुहर लगेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस कमेटी का कैंपेन थीम, कैंपेन सॉन्ग और उत्तराखंड स्वाभिमान चार धाम चार काम का विमोचन किया है। इस दौरान पार्टी के इंटरनेट मीडिया के व्हाट्सएप प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। भूपेश बघेल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। वहीं उन्होंने घोषणा भी की कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार खामोश है। राज्य में बेरोजगारी का इंडेक्स राष्ट्रीय बेरोजगारी से ज्यादा है। जहां जनता से भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन बदले में 3 मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई मिली है। अब उत्तराखंड की जनता भाजपा का असलियत जान चुकी है। इस तरीके की बात भूपेश बघेल ने कही है। सरकार और राज्य की सरकार केवल बातें भर कर सकते हैं, काम ही नहीं कर सकते। आपने देखा कोरोना काल में क्या स्थिति थी, चाहे उत्तराखंड की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, यहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और किस प्रकार से लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया कि ये कोरोना भी नहीं लड़ पाए, ताली थाली बजाते रहे। दूसरी तरफ देश को नोटबंदी, जीएसटी के आग में झोंक दिया गया। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं 21 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अभी भी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी 11 सीटों पर चर्चा हो चुकी है और जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हरीश रावत पर भी चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है। जल्दी आ जाएगी और क्योंकि जो भी चर्चा होनी थी, चर्चाएं हो चुकी हैं, अब जल्द से जल्द निकालें। ये बड़ा हास्यास्पद है। जो कह रहे थे कि हमको जो है नेतृत्व देना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, उनकी पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है कि पहली सूची में उनका नाम ही नहीं। वहीं राजधानी देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर ने पर्चा दाखिल कर दिया है। कैंट विधानसभा से लगातार 8 बार की विधायक हरवंश कपूर का निधन होने के बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी सविता कपूर को प्रत्याशी घोषित किया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए बिना किसी भीड़भाड़ के कलेक्ट्रेट में सविता कपूर ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर का कहना है कि बीजेपी ने लंबे समय से कैंट का प्रतिनिधित्व किया है। जनता को भी मालूम है कि कौन इस क्षेत्र का सही मायनों में विकास कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं लगता, समीकरण बदले हैं और वही सब चीज रहेगी। वही सबका कार्यकर्ताओं का और जनता का सबका पूरा भरपूर सहयोग उसी तरह से मिलेगा। और सभी जनता का भी मैं आभार भी करना चाहूंगी। सभी का जैसे पहले मिला उसी तरह सब मेरे साथ हैं। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।